प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग स्वस्थ मस्त? चलिए जी, आज का दिन आप लोगों का शुभ हो और आप लोगों के लिए ये इस दिन और हर नई सुबह नई खुशियां लेकर के आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हम अपने अगले लेक्चर को। तो आज हम देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इसका आज है लास्ट लेक्चर, यानी कि चौथा लेक्चर। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर की टेस्ट और रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। और हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर का, ये जो आप देख रहे हैं नीचे चौथा लेक्चर है, इसे यहाँ से आपको मिलती है फ्री पीडीएफ नोट्स एनसीईआरटी पैटर्न पे, पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पे 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो एक बार सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के इस दौर को और हम लोग भी बढ़ते हैं आगे, एक दल के प्रभुत्व के दौर को पढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और अध्याय 2 का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी आज़ादी के बाद एक दल के रूप में सिर्फ हमारे सामने कौन था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ही हमारे सामने थी जो मुख्य रूप से सत्ता में शासन करने का काम कर रही थी। उसके अलावा विकल्प ऐसा नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां बहुत विपक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व इस कारण था क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के समय से ही इन चीजों में अपना योगदान दिया था। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग कम्युनिस्टों के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बचा है, उनको हम लोग लेकर के चलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुट मतलब क्या? जो कांग्रेस के अंदर होते हुए भी कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे अलग अलग भागों में विभाजित थी। ये देखिए, कांग्रेस का काम क्या था कि लोगों को अपने साथ मिला करके आगे चलना, वो बहुत अच्छे से जानती थी। ठीक है ना? भारतीय जनसंघ, ये भारतीय जनसंघ वही पार्टी होगी जो आगे चल करके बीजेपी, यानी कि बीजेपी, आज चुनाव जारी है, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये भारतीय जनसंघ ही आपके सामने आएगी। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, किस प्रकार से विपक्षी पार्टियां आती हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। शुरू करने से पहले एक बार अपने इस प्यारे से लिंक को, भारत स्टडी भारत आर्ट्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उन सभी मित्रों के साथ जो भी बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जिनका भी बोर्ड एग्जाम में हम कह लें कि राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस जिनका भी एज ए सब्जेक्ट है, वो अपने इस प्यारे से लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आर्ट्स से वो 2025 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले ही टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जिनमें से हमारा ये भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके कुछ पॉइंट यानी कि रह गए थे, जो हम आज देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का दूसरा भाग, ये दूसरी बुक है आपकी, अभी एक बुक बाकी है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, कि कैसे भारत आज़ाद हुआ। तो फिर यहाँ पे शासन प्रक्रिया जो शुरू हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो उसमें कौन सा ऐसा दल था जो एक रूप में, एक छत्र के रूप में शासन करने में शामिल था भारत में। तो चलिए देखिए, एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, सारी चीजें बस ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, विभिन्न लोग आए और बहुत सारे विचारधाराओं के लोग भी शामिल हुए। देखिए, इन संगठनों और पार्टियों को अपने अपने संविधान थे, बहुत सारी ऐसे ऐसे पार्टियां आई और इन पार्टियों के क्या है, अपने अपने संविधान है, अपने नियम कानून है। यानी कि हर पार्टी अपने अपने नियम कानून के आधार पे ही सत्ता में शामिल थी, सत्ता को लेकर के चलने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था, यानी कि ये जो जिस संस्था को लेकर के चल रहे थे, ये संस्थाएं भी अलग रूप में थी। इनमें से कुछ, मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आप लोगों को मैंने बताया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब गुटों में बटा था, मैंने पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें बताई हैं, जब पिछले लेक्चर में बताई हैं कि सोशलिस्ट पार्टी कौन थे, जो सामाजिक चीजों को लेकर के चलने का प्रयास करते थे, यानी कि हम कह लें जन आंदोलन या लोगों से जुड़ करके, है ना। बाद में कांग्रेस के से अलग हो गए और विपक्षी दल बने, और यही लोग बाद में क्या होते हैं कि अलग हो करके इसके नेता, यानी कि जो कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। आपने देखा था चेन्नई में, केरल में इसने क्या किया था कि 3 जगह से चुना था, मतलब कि पार्टी को जीत मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग जो अलग हो रहे हैं, यही अलग होकर के क्या बना रहे हैं, विपक्षी दल। यानी कि कभी भी सत्ता में देखते हैं हम कि 2 दलों का होना बहुत जरूरी है जब लोकतांत्रिक सरकार हो। तो किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर के मौजूद मतभेद को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी। अब देखिए, मान लीजिए कोई मुद्दा शुरू हुआ उस पार्टी के अंदर, यानी कि कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस भला ही उस चीजों को ठीक ना कर पाए, लेकिन जो लोग इसमें शामिल रहते थे ना, उनको अपने साथ लेके चलती थी, उनको कभी बुरा नहीं कहती थी, उनको कभी अपने से अलग नहीं करना, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें सहमति, आम सहमति कायम कर ली जाती थी। यानी कि जब वो हमसे मिले रहेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी, अच्छी होंगी, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनके पार्टी पे पड़ेगा। इसीलिए वो एक आम सहमति कायम कर लेते थे कि चलो भाई इसको छोड़ो, इस रूप में हम लेकर के इन चीजों को चलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कुछ बातें जो रह गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और यहां से हम लोग देखेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुट क्या होते हैं? किसी पार्टी के अंदर जो छोटे छोटे लोग मिल करके, मतलब कि मान लीजिए कि 2-2 4-4 लोग मिल करके एक संगठन के रूप में बनाए हैं उस पार्टी के अंदर ही, तो उसे ही हम लोग गुट कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गुट कहेंगे। यानी कि किसी पार्टी के अंदर ही जब कुछ लोग मिल करके एक साथ रहते हैं या एक विचारधारा पे सोचते हैं, तो वो हम गुटों के रूप में लेकर के चलेंगे। देखिए, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुटों में तालमेल तो हो गई, तालमेल मतलब कि एक दूसरे से हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, मिलजुल रहे हैं। सहनशीलता यानी कि कुछ हो भी, अगर कुछ बुरा भी हो, कुछ अच्छा भी हो, उसको अपने अंदर या अपने तक सीमित रखना, यानी कि उस पर कोई भी प्रतिक्रिया न देना। ठीक है, कांग्रेस गठबंधनी स्वभाव ने, कांग्रेस क्या करती थी, सबके साथ जुड़ के रहना चाहती थी, चाहे किसी भी विचारधारा के, लाओ भाई इनको भी लाओ, हम जोड़ के आगे चलते हैं, है ना, इनको छोड़ नहीं सकते। एक असाधारण ताकत थी, और इसकी यही जो स्वभाव थी सबको जोड़ने का, ये बहुत अच्छा था। भला ही कोई बुरा है, भला ही कोई अच्छा है, लेकिन सबको लेके चलो, छोड़ना नहीं है किसी को। आजादी के बाद, क्योंकि ये जानती थी कि अगर हमें मजबूत होना है तो सबको लेके ही चलना पड़ेगा। पहली बात तो यही कि जो भी गठबंधन से उसे अपने में शामिल कर लेता है, यानी कि किसी को भी ये क्या करती थी, कोई भी है अगर विपक्ष में आया, लाओ भाई गठबंधन करके इनको शामिल करो अपने में, इनको थोड़ी सी क्या करो, पावर दे दो, थोड़ी सी इनको मतलब कि अधिकार दे दो, शामिल कर लेता था। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। गठबंधन मतलब होता ही क्या है, गठबंधन का अर्थ ही है यहाँ पे कि सुलह समझौता, यानी कि जो भी वाद विवाद चल रहे हैं उसको निपटाइए, निपटा करके हम क्या करें, एक एक मतलब ऐसी विचारधारा पे चलें जो दोनों के लिए सही हो। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा, और इसकी ही वजह से, ऐसी ही कांग्रेस की जो ये नीति थी, इसके ही कारण क्या हुआ, विपक्ष परेशान हुआ। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती। अब देखिए, ऐसे लोगों को क्या करती थी कांग्रेस, मौका देती थी। तो मौका पा करके जो भी, अगर मान लीजिए कोई भी आगे निकलना चाहेगा तो मौका ढूंढता है ना, तो मौका ढूंढते वो पहुंचा कहाँ, कांग्रेस के पास। कांग्रेस कही अरे आओ भाई मेरे यहाँ, तो स्वागत है आपका, तो सभी लोग उससे जुड़ते थे। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उनमें सहनशीलता भी ज्यादा होती। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो क्या करे, सबको जोड़ के लेकर के चलने वाली हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे हैं, तो उनके बीच आपस में जो खुद के रिश्ते होते हैं या खुद के तनाव जो होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? वो इग्नोर करना चाहेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहेगी, तो वो क्या करती थी, ऐसे ही लेकर के चलती थी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था। किस पे? एक तो सहनशीलता स्वभाव पे, और दूसरा क्या था, सबको आपस में जोड़ने पे। आप देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसके अधिवेशन पूरे भारत में होते थे, पूरे भारत में, है ना। लाहौर में भी हुए, ठीक है, चेन्नई में क्या कहते हैं, मद्रास में भी हुए, मुंबई में भी हुए, कोलकाता में भी हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में भी हुए, हर जगह हुए, है ना, किया गया था। और आजादी मिलने के बाद इस पर अमल जारी था। ये कांग्रेस पार्टी इस चीजों को आजादी के पहले से ही लेकर के चलती आ रही थी, और आजादी के बाद भी इसको लेकर के चली।
इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में बना रहता था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कांग्रेस के साथ, देखिए अगर कोई संतुष्ट न भी हो, कोई नेता या कोई भी पार्टी के गतिविधियों पे मतलब हम कह लें कि सही नहीं उतर रहा है, फिर भी वो क्या करता था, पार्टी छोड़ने का नाम नहीं लेता था, वो पार्टी में बना रहता था। मतलब अगर किसी के साथ ऐसी भी समस्या आती थी कि अरे नहीं ये तो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे, फिर भी वो क्या होता था, पार्टी में बना रहता था, पार्टी को छोड़ के जाता नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा जाता था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि अब यहाँ ये क्या कर देते हैं, पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी, जैसे मान लीजिए कि कोई उसी पार्टी में कोई एक ऐसा समूह है जो इससे पार्टी के कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, फिर भी वो उस पार्टी को नहीं छोड़ेगा। जो उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं ना, उनसे वो क्या करेगा, अपने मतलब पार्टी के आधार पे मतभेद करेगा, वो उनसे लड़ेगा, पूरे पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ेगा। अब जो उसमें उस बातों को बढ़ावा देते होंगे, जो उसमें उस बातों को लेकर के ज्यादा महत्व देते होंगे जिससे इनका लाभ नहीं हो रहा है, ये उससे लड़ेंगे, उन गुटों से लड़ेंगे। क्योंकि हर पार्टी में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ मानसिकताएं होती हैं, कुछ विचारधाराएं होती हैं, और इन समूहों से ही वे लड़ते थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशीलता थी, इसी स्वभाव के विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिला। अब ये क्या कर दी थी, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इनको मतलब कि इनके चीजों को लेकर के चलने का प्रयास कर रही है। अब इसी कारण इनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाह रही, किसी को भला बुरा नहीं कह रही है, उनके बुरे होने पे भी। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा, जो लोग उस पार्टी में शामिल होंगे उस पर पड़ेगा ना, वो चाहेंगे कि अरे नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अक्सर गुटों को बनाने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तथा प्रतिस्पर्धा की भावना काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। अब देखिए जब कांग्रेस पार्टी में कोई परेशान होता था तो अपने गुटों में ही लड़ता था, यानी उस कांग्रेस पार्टी के अंदर जो समूह थे उसमें ही लड़ता था। ये आपस में लड़ करके अपनी चीजों को अगर ठीक करेंगे तो पूरी की पूरी हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो खुद मजबूत होगी ना। यानी कि सोचिए अंदर जो भी छोटी छोटी कमियां हैं वो आपस में ही अगर ठीक कर लिए जाए तो कितना अच्छा है ना। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में गार्जियन के अलावा जैसे अन्य जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़के, आपस में ही अगर कोई बातचीत है तो आपस में ही सुलझा लेते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके। तो सोचिए कितना अच्छा है कि उससे गार्जियन तक जाने से पहले ही सुलझा लिया जा रहा है, उसके बाद गार्जियन उन चीजों को लेकर के बहुत अच्छे से अपना निर्णय दे सकता है। इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे, और इसीलिए देखिए हर तरह के लोग शामिल थे, लेकिन इनका प्रभाव नहीं पड़ा था, इसीलिए इनका प्रभाव वहां पे पड़ा नहीं था। ठीक है, अभी भी इस पार्टी पे उनका प्रभाव नहीं पड़ा था, और ये लोग इस पार्टी में शामिल होकर के अभी भी ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अगर हम देखें कि इनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया था, नई पार्टी बनाने को इन लोगों ने बेहतर नहीं समझा, उस पार्टी में जुड़े रह करके उस पार्टी के कार्यों को लेकर के ही करना बेहतर समझ रहे थे। पार्टी से बाहर निकल कर नई पार्टी बनाने का इनका कोई भी इरादा नहीं होता था। ठीक है, कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। अगर हम देखें जो कांग्रेस दल था, इसकी जितनी पार्टी थी, ये कांग्रेस दल की जो पार्टी थी ये छोटी छोटी इकाइयों से, आपने देखा था कि आईसीएन जब बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरे भारत के हर हिस्से से लोग इसके सदस्य होते थे और सबके बातों को महत्व दिया जाता था। उसी प्रकार से इस पार्टी में भी हर तरह के हर जगह के लोग शामिल थे और सबको वरीयता दी जाती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से
कोसों दूर थी। अब देखिए जो दूसरी पार्टियां थी वो लोग तो इसको प्रभावित करना चाहती थी। कोई भी विपक्ष में होगा तो वो क्या करता है कि जो सत्ताधारी हैं उनसे अलग होने का प्रयास करते हैं ना, उनसे अलग रह करके उनके सारी चीजों को दबाने का प्रयास करते हैं। उनके जो भी अच्छे विचार होंगे, जो भी हम कह लें कि अच्छे कार्य होंगे, उन पे उंगली उठाएंगे। हर चीज में उंगली उठाना विपक्ष का काम होता है। और लेकिन अभी ये लोग सत्ता के हिसाब से उस रूप में शामिल नहीं थे जिस हिसाब से इनको शामिल होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या है, अन्य पार्टियां जो हैं वे वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर है। वास्तविक इस्तेमाल क्या हुआ कि कैसे इन सदस्यों को लेकर के चलें, इनके साथ सहानुभूति, इनके साथ सहनशीलता और एकजुटता की भावना कैसे रखनी है, ये चीजें अभी बाकी पार्टियों को अच्छे से नहीं पता थी। ठीक है, देखिए शासक दल कोई विकल्प नहीं था। शासक दल के पास क्या है, कोई विकल्प नहीं था। जो भी शासन कर रहा था उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी। ये लोग क्या करती थी, इनके पास कुछ नहीं बचता था तो ये क्या करती थी, आलोचना करती थी। आज भी आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की सरकारों को, जैसे बीजेपी है तो अगर बीजेपी कुछ भी कार्य कर रही है तो विपक्ष वाले जो भी होंगे उनको कोई न कोई एक ऐसा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चाहिए कि हाँ उसकी हम बुराई करते रहें। जैसे बीजेपी को लोग कहेंगे कि हाँ ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। फिर बीजेपी को और लोग विभिन्न प्रकार से अन्य बातों पे कह सकते हैं कि इनके में तो इतनी महंगाई बढ़ी है, इनके में तो इतनी चीजें बढ़ी हैं। देखिए किसी भी चीज का अपना प्रभाव होता है, महंगाई बढ़ी है या जो भी चीजें हुई हैं तो इसका अपना प्रभाव है। क्या महंगाई बढ़ी है तो लोगों के वेतन नहीं बढ़े हैं? हर चीज उसी रूप में बढ़े हैं। पहले लोगों की जो सैलरी होती थी 200 रुपये 250 रुपये महीने होती थी तो उसमें ही घर चल जाता था, क्योंकि वस्तुओं के जो मूल्य है वो भी उसी हिसाब से रहते थे। आज वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो हमारे जो वेतन है उसमें भी तो वृद्धि हो रही है। हम ये देखते हैं कि मूल्य में वृद्धि हो गई है, क्या हमारे वेतन में वृद्धि नहीं हुई है? पहले जो मजदूर 300 में पूरा दिन, 200 में 150 में पूरा दिन मजदूरी करता था, क्या आज आप करा सकते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार से हर चीज में वृद्धि होती चली गई है। उस दबाव, देखिए उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित भी करती थी। अब किसी का भी देखिए कोई पार्टी है, हम उसकी बार बार आलोचना करेंगे, बार बार उस पर दबाव डालेंगे तो कभी ना कभी तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे मान लीजिए लोग अभी जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी पार्टियां इसके पीछे पड़ी रहेंगी तो कहीं ना कहीं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ बहुत ज्यादा न भी पड़े तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता जाएगा। इसी तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर भी चल रहा था। कब की बात है? जब शुरुआती दौर में, ठीक है, आजादी के बाद जब लोकतंत्र हमारा स्थापित हो रहा है उस दौर में। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई। अगर इसमें आप देखेंगे तो जो प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि जो भी चुनाव अगर हम कह लें या राजनीति को लेकर के प्रतिस्पर्धा थी, तो कांग्रेस ने क्या की, एकदम मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, सबसे पहले में। और विपक्ष के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हम कह लें कि अभी आपने देखा शुरू में कि वो क्या होते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जब अलग होते हैं तो उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका निभाई। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा ये कांग्रेस प्रणाली, पूछा जाता है कि भारतीय उसमें राजनीति में किसको कांग्रेस की प्रणाली कहा जाता है या किस खंड को, तो जो प्रथम चरण है लोकतंत्र का, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेस की प्रणाली कहेंगे। क्योंकि इसमें एकदम संपूर्ण रूप से कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ करता था और किसी को महत्व ही नहीं दिया जाता था। क्योंकि सब, एक तो जितने भी भारत के लोग थे सबके माइंड में ये था कि हमें आजादी किसके कारण मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण। जबकि उनके सदस्य सभी विचारधाराओं के थे। जब आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो उसमें गरम दल के भी नेता थे, नरम दल के भी नेता थे, बहुत प्रकार के, बहुत क्षेत्रों के सभी लोग शामिल थे। अगला देखिए भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ ही आगे जाके क्या बनेगी, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जो आज आप कमल का फूल देखते हैं, है ना, आज आप लोग जो ये कमल का फूल देखते हैं तो इसका आधार यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये कमल का फूल है। तो भारतीय जनता पार्टी किस रूप में पार्टी के रूप में आई, विपक्ष के रूप में आई। और यह अगर आप देखेंगे शुरू से ही जो भारत है इसकी
इसकी विचारधारा को लेकर चलता था, हिंदुत्व की विचारधारा को शुरू से लेकर चलने वाला ये भारतीय जनसंघ है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय जनसंघ का गठन, याद रखिएगा, गठन 1951 में हो रहा है और शुरू में किसके नाम से हो रहा है? भारतीय जनसंघ के। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस दल की जड़ें आजादी से पहले समय से सक्रिय थी। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद मतलब बनी है तो आजादी के बाद ही रही है, नहीं, इसमें भी काम करने वाले लोग, इसके भी जो सदस्य थे, ये आजादी के पहले से ही उसी रूप में कार्य कर रहे थे जिस रूप में अब इसको आगे लेके चल रहे हैं। सक्रिय थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जो भी आरएसएस की शुरुआत से अगर देखें या हिंदू महासभा की शुरुआत से, तो उसमें आपको बीजेपी के लक्षण शुरुआती दिनों के मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी उसको, बीजेपी को, आरएसएस की सरकार या हिंदू महासभा की सरकार भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंद, सोचिए, एक एक बूंद गिर के पानी आता है बारिश के रूप में, लेकिन अगर ये लगातार 1 घंटे हो जाए तो वो जहां से गुजरते हैं ना, वहां की मिट्टी भी लेके चले जाते हैं, यानी कि नदियों के रूप ले लेते हैं। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयास कीजिए। एक दिन में आपने आपको पूरा नहीं बदल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप को पूरा बदल सकते हैं, लेकिन एक दिन में पूरा नहीं बदल सकते। तो याद रखिएगा, और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग एकदम अच्छे से, और आगे बढ़ते रहिए हंसते मुस्कुराते हुए, आगे बढ़िए एकदम, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर कीजिए, और अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे प्रयास कीजिए, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे प्रयास। चलिए जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनसंघ अभी आपने देखा भारतीय जनसंघ पार्टी। तो जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न थी। बहुत सारे आप देखेंगे कि अब वो दौर आ चुका है कि बहुत सारे विपक्षी दल सामने आएंगे, उसी में से एक हमारा है भारतीय जनसंघ। लेकिन ये विचारधारा से और अपने सोच से, अपने कार्यों से अलग थी अन्य पार्टियों से। कैसे? ये मानती थी कि हमारा एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक देश के नागरिक। चलिए देखिए, जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। याद रखिएगा, जो भारतीय जनसंघ पार्टी है ये कह रही कि हम एक देश के लोग हैं, तो हमारी संस्कृति एक होनी चाहिए और हमारा राष्ट्र मिलजुल कर एक होना चाहिए। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही, और यही कह रहा है कि जब देखिए कोई भी हमारा राष्ट्र है, अगर मिलजुल कर एक साथ रहे, सबकी एक संस्कृति हो, सब लोग एक समान अपने देश के बारे में सोचें, तो हम कितना आज के समाज के हिसाब से कितना ज्यादा आगे निकल सकते हैं। हमारी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता है। और इसके लिए इसने सबसे पहले विरोध किया था किसका? कि जो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं, इनको मिलाकर के अखंड भारत एक राष्ट्र बनना चाहिए, दो नहीं। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राज्य भाषा के रूप में बनाने के आंदोलन में भी सबसे आगे कौन था? भारतीय जनसंघ पार्टी था। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की विरोध किया। भारतीय जनसंघ पार्टी कभी नहीं चाहती थी किसी भी धर्म विशेष या अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत ज्यादा क्या करें कि हम रियायत दे, छूट दे। क्यों? इसका कहना यह था कि सभी अगर पूरे राष्ट्र में एक हैं, एक जैसे हैं, तो सिर्फ किसी एक को रियायत देना क्यों? अगर कोई आगे बढ़ा है ठीक है, वो अपने किसके आगे बढ़ा है? अपने विकास के आधार पे, अपने कार्यों के आधार पे। तो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उसे हमें रियायत देना चाहिए, है ना। तो ये भारतीय जनसंघ का मेन मुद्दा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये सारे कार्यक्रम अगर आपसे पूछा जाए भारतीय जनसंघ के विशेष प्रभाव, या ये पूछा जाए कि क्यों महत्व था, तो ये सारे आप एक एक बात लिखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है। चीन 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया। पहली बार चीन ने क्या किया? अपना जो परमाणु बम का परीक्षण है उसने कब किया? वो देख सकते हैं आप 1964 में। इसके बाद लगातार भारतीय जनसंघ पार्टी ने भी इस बात पे दम दिया या जोर दिया कि नहीं, भारत को भी क्या करना चाहिए? अपनी
आणविक हथियार तैयार करने चाहिए, परमाणु क्षमता को विकसित करना चाहिए। और इसी का परिणाम है कि 1998 में पोखरण में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी वही बीजेपी के शासनकाल में पहली बार हमारा क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, है ना, परमाणु बम का परीक्षण हुआ। ये 1998 नहीं है, एक बार डेट क्लियर कर लीजिएगा, डेट मुझे क्लियर नहीं है ना, 98 है या याद नहीं आ रहा है, और पहले ही है। बीजेपी की सरकार थी, कहने का मतलब ये है। तो बीजेपी के सरकार में उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, अटल जी थे, जिनके बर्थडे को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके ही शासनकाल में फिर क्या हुआ कि भारत ने भी अपना सफल परीक्षण किया, जबकि अमेरिका ने बैन लगाया था कि भारत नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि पोखरण जो एक मूवी भी बनी है, उसमें किस प्रकार से ये लोग अमेरिका के आंखों में धूल झोंक करके अपना परीक्षण जारी रखें और सफल परीक्षण किए। और उसमें इन्होंने बोला भी था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि हम क्यों नहीं कर सकते, वो बना करके उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, और हम लोग बना भी नहीं सकते, हाँ हम बनाएंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि कोई सबसे पहले आकर के प्रयोग ना करे। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर थे, यानी कि एकदम अब ये भी शामिल हैं कि जो भी चुनाव होंगे उनके हम मध्य आ सकते हैं। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली। याद रखिएगा कब, पहली बार 1952 में इसे लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली। 57 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती, और 52 के बाद 57 में इसने 4 सीटें जीती। 52 में 3, 57 में 4, ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो पूछी जाती हैं आप लोगों से एग्जाम के रूप में। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ही शहरी इलाकों में समर्थन मिला। शुरू में बीजेपी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहां हिंदी भाषा बोली जाती थी, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। इनके शहरी इलाकों में बीजेपी को बहुत, हम कह लें, समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। ठीक है, ये लोग जनसंघ पार्टी के मुख्य नेता के रूप में थे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। अगर हम बीजेपी पार्टी की अगर हम जड़ें खोजें, यानी कि बीजेपी को शुरुआती दौर से देखें, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनसंघ में देख सकते हैं बीजेपी की सभी चीजों को। अब आते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव, किस प्रकार से विपक्ष हमारे सम्मुख आ रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के मन में ये तो भूमिका आ ही गई कि कांग्रेस पार्टी एक थी, एकजुट थी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन वे आपस में भी कभी कभी मतभेद किया करते थे, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ता नहीं था। तो ये एक छत्र के रूप में थी। लेकिन अब देखेंगे बहुत सारी धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियां विपक्ष के रूप में आ रही हैं सामने। देखिए, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, लेकिन उनका भी उतना महत्व नहीं था। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। जैसे ही चुनाव हुआ, आम चुनाव, तो इसके बाद ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ही बस लड़ा था चुनाव, बहुत सारी पार्टियां लड़ी थी। और जो भी पार्टियां लड़ी हैं, तो आप जान सकते हैं कि जैसे उनके अलावा जो भी पार्टी रही वो क्या हो गई, विपक्ष की पार्टी हो गई। तो अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य देशों की तुलना में उस वक्त भारत में बहुविधि और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। जैसे अन्य देशों को देख लें उस समय के दौर के, तो जैसे उन देशों में विपक्ष के पार्टियां थी, तो ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत ही अधिक विपक्षी पार्टियां, और सभी क्या थी, इस क्रम में थी कि एकदम लगातार विरोध करती रहती थी रणनीतियों के, किसका, सत्ताधारी पार्टी। इनमें से कई पार्टियां तो 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले ही बन चुकी थी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अगर हम लोग उद्भव देखें तो वे आजादी के समय से पहले की हैं, यानी आजादी के पहले की भी बहुत सारी पार्टियां थी, और कुछ ऐसी पार्टियां थी जो आजादी के समय की हैं। ठीक है, आजादी के पहले की भी हैं और आजादी के समय की भी हैं। ठीक है, चलो जी। हाँ, इनमें से कुछ ने तो 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका, और कुछ 60 और 70, ये जिस दशक की बात करता है उस पूरे 10 साल की, 60 की बात कर रहा है तो 1960,
70 की दशक की बात करें 1970, ये क्या हो गया 1960 और ये हो गया 1970, ठीक है ना। तो 60 और 70 की दशक की बात की जा रही है। तो बहुत सारी पार्टियां 1960 और 70 के दशक में इनमें शामिल हो जाती हैं और शामिल होकर के देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कौन पार्टियां हैं? विपक्षी दल की, मतलब किसी न किसी क्षेत्र से कुछ न कुछ चुनाव जीतेंगी एक दो, तो अब इनमें राजनीति में इनका भी क्या होगा, महत्व बढ़ेगा। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक में किसी न किसी विपक्ष पार्टी में खोजी जा सकती हैं। आज जितनी भी पार्टी भारत के संदर्भ में दिखती है, इन सभी के महत्व को अगर आपको देखना है तो आप 1950 के दशक के किसी भी विपक्ष के पार्टी में चले जाइए, यानी उस समय जितनी विपक्षी पार्टियां हैं अगर आप उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी के जो नेता थे उन लोगों ने आकर के एक अलग पार्टी के रूप में इन लोगों को अलग किया या हम लेकर के चले। ठीक है, अगला देखिए 1950 में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व मिल पाया। 1950 में जब चुनाव हुए तो ये जो विपक्षी पार्टियां थी इन लोगों को इक्का दुक्का चीजें मिली या इक्का दुक्का रूप में ये क्या हुए, लोकसभा या विधानसभा में शामिल हो पाए। क्यों? क्योंकि इनका महत्व अभी उतना नहीं था, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी नहीं थी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की और इस आलोचना में सिद्धांत को बल होता था। अब देखिए ये पार्टियां एक दो लोगों के रूप में पहुंची हैं कहा, लोकसभा में और विधानसभा में, तो जो भी पहुंची रहेंगे तो वो इनके नीतियों का क्या करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे। और इस विरोध में आप देख सकते हैं कि आलोचनात्मक सिद्धांत यानी कि कहीं ना कहीं इन कार्यों का जो हम कह लें कि प्रभाव होता था यह इनके रूप में दिखता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा। कहां रखा? शासक दल पे, यानी कि जो भी कांग्रेस थी इस पार्टी को ये लोग हमेशा एक निश्चित दायरे में रखना चाहते थे। अपने किसके आधार पे? अपने जो आलोचनाएं थी इनके आधार पे। इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी शक्तियों का परिवर्तन हो गया। इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने से रोका, यानी कि जो भी व्यवस्थाएं थी इनको लोकतंत्र बनाने से रोका। यानी कि अब देखिए इनके कार्यों का प्रभाव भी पड़ रहा है कहां, हमारे लोकतंत्र पे। पूर्ण रूप में लोकतंत्रता दिखाई देने का यहाँ नहीं मतलब है। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए जो नेता इसमें शामिल थे, जो नेता आप देख रहे हैं इन पार्टियों में, अब ये इसमें कुछ आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आगे चल करके आगे चल के आपको देखेंगे जिन्होंने आगे समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। यानी कि हमारे पार्टी को, जो भी हमारी पार्टी है, इसको आगे चल करके सुधारने में इनका बहुत योगदान रहा है। किनका योगदान रहा है? जो विपक्षी पार्टियां रहीं इनके कुछ नेता या जो उस समय के बहुत ही जाने माने नेता हुआ करते थे, वे हमारे भारत के लोकतंत्र को बहुत ही आगे ले जाए, है ना। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा प्रभाव था। आप लोगों को तो पता ही है कांग्रेस क्या करती थी, सबको मिला जुला के रखती थी। तो शुरू में जो इसके विपक्ष में भी लोग बोलते थे ना, तो सबको ये क्या है, बहुत अच्छे से अपने में मिला करके उनका सम्मान आदर करती थी। इसी का भी परिणाम देखिएगा। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला, यानी जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसने इस भारत के लोकतंत्री प्रशासन का कार्यभार संभाला। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये विपक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे इन लोगों के साथ। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अब इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए और ये सोशलिस्ट पार्टी को लगातार जो इनके विपक्ष में थी उसको बहुत ढेर सारा कह लें कि सम्मान और प्यार दिया करते थे। उसी में से इन्होंने जयप्रकाश नारायण को, जो समाजवादी नेता थे, अपने सरकार में शामिल होने का न्योता दिया और बोला कि आप वहां से आकर के, हमारी कांग्रेस की राजनीति क्या थी, आपने देखा कि ये सबको मिला के लेके चलती थी।
कि अच्छे हैं बुरे हैं, लाओ इनको अपने पास लाओ और अपने साथ लेकर के आगे बढ़ाओ। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था, यानी कि जो पहली हम देखें कि भारत में राजनीति का क्रम चला ये एकदम अलग था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था, इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। और जो ये राष्ट्र के निर्माण में या हम कह लें लोकतंत्र के निर्माण में जो हमारे राजनीति का महत्व रहा, मुख्य रूप से कांग्रेस के आधार पे ही शुरुआती दौर में चला। और यह कांग्रेस लेकर के बहुत अच्छे से शुरुआत की कुछ वर्षों में चली और इसके अलावा उन वर्षों में और किसी का प्रभुत्व नहीं रहा, न देखने को मिला। देखिए, सामाजिक और विचारधारात्मक रूप में कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यही लोगों के दिमाग में चलता रहा कि अरे कांग्रेस तो वही पार्टी है जो हमें आजादी दिलाई है। क्या सिर्फ कांग्रेस ने आजादी दिलाई है? ऐसा नहीं था। हाँ, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस के द्वारा ही आजादी हमें प्राप्त हुई। और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। लेकिन उस समय लोगों के माइंड में, दिमाग में यही रहता था कि कांग्रेस के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली है, तो वे किसी अन्य पार्टी को ध्यान देते ही नहीं थे। अरे नहीं, अंग्रेजों से आजाद कराए भाई, ये हमारे लिए ही अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं और इन्हीं को ही वोट देना है। तो इसीलिए एकदम माइंड क्या है सबके, देखिए दूसरी पार्टियों की अपेक्षा इनको बढ़त हमेशा प्राप्त रहती थी। ठीक है, किसके? ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके अपने सत्ता में शासन करने का प्रभाव था। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी। अब देखिए, पहले शुरुआती दौर में आपने देखा कांग्रेस क्या कर रही है, सबको मिला जुला कर लेकर के चल रही है, सबके विचारधाराओं को शामिल कर रही है, सबको सहानुभूति के आधार पर लेकर के चल रही है, सहनशीलता के आधार पर लेकर चल रही है। लेकिन समय के साथ कांग्रेस की इस विचारधारा में परिवर्तन आया। अब वो सबको अपने साथ मिला के नहीं ले चल सकती थी, सबके विचारधाराओं को लेकर नहीं चल सकती थी, सबके साथ सहानुभूति के रूप में नहीं रह सकती थी। तो अब जैसे ही ये चीजें कम हुई तो यही मौका मिला दूसरे राजनीतिक दलों को, और दूसरे राजनीतिक दल को जैसे ही मौका मिला अब इनका प्रभुत्व खतरे में पड़ा। तो इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश के राजनीति में सिर्फ एक दौर था। तो कांग्रेस की जो एक दौर था ये कब तक था? जब तक इसके, देखिए, कि चीजों में कमी नहीं आई, जब तक इसके हम कह लें किसमें, यानी कि मेलजोल में जब तक कमी नहीं आई, या हम कह लें कि सहनशीलता, जब तक इसके सहनशीलता में कमी नहीं आए तब तक ये पार्टी एक प्रभुत्व के दौर में थी, यानी एक सत्ता के रूप में शासन करती थी। लेकिन जैसे ही इसमें कमी आती गई, दूसरे पार्टियों को मौका मिला कि वे भी आगे आ सके और वे भी इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आगे बढ़ सके। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों के पूरे चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन। ये है हमारे, देख लीजिए कि जो लास्ट हमारी सरकार बनी थी 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल, ठीक है ना, ये कौन है? नेहरू मंत्रिमंडल। और ये कौन है भाई? राजगोपालाचारी। ये जो आप देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? गवर्नर थे, वायसराय थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। ये डीपीपी के प्रश्न है, आप इन डीपीपी के प्रश्नों को जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ये डीपीपी के प्रश्न आप लोगों को इसलिए दिए जाते हैं कि आप एमसीक्यू प्रश्नों के भी अभ्यास डेली करते रहें। ये 5 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं होमवर्क में, ठीक है ना, इनको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा। आज मैंने सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए। कांग्रेस पार्टी तथा 1959 में बनी स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक विचारधाराओं में अंतर क्या थी? तो आप ये देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो आंसर इसका आकर के यहाँ पे खत्म हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ शुरू है कि बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर, ये राम आ गया, राव के जो अम्बेडकर का संक्षिप्त, ये राम काट दीजिएगा, है ना, संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे शुरुआत हुआ है और ये यहाँ तक आया है। तो 2 प्रश्न आपके लॉन्ग में मिले हैं। ये है आपके पिछली डीपीपी के सॉल्यूशन, जो शायद आपके पॉलिटिकल के ही थे, ठीक है ना, 28 तारीख के क्लास के हैं, देख लीजिएगा। रिवीजन 2 मिनट हम लोगों ने देख लिया, तो हमने इस अध्याय को पूरा कर लिया, ठीक है ना। और इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा। जैसे हमने यहाँ मुख्य रूप से क्या देखी, विपक्षी
पार्टी। मुख्य रूप से हमने यहाँ विपक्षी पार्टी में देखी बीजेपी को। बीजेपी किस रूप में शुरुआत हो रही है या अन्य, अन्य क्या क्या महत्व था। फिर हमने देखा डीपीपी और सॉल्यूशन, और इसके साथ आप लोगों ने क्या देखा, लॉन्ग। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इन सभी चीजों का अभ्यास करते रहें। अगली क्लास जो होगी टेस्ट और रिवीजन चैप्टर 2। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स जो है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सभी मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे ये आपका चैनल है, आपका चैनल और अच्छा हो सके, मैं और मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकूं। क्योंकि अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूं तो आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को और आगे ले जाएं। ठीक है, और जो भी नोट्स हैं आपके पीडीएफ के रूप में, वे आपको अपने प्यारे से टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें स्टडी भारत आर्ट्स के रूप में। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।